इसको पार्टों में डिवाइडेड, इस शब्द को ही पार्ट में डिवाइडेड कर दिया जाए तो ये शब्द समधन विधान, समान विधान, मतलब सबके लिए एक ऐसा विधान जो सभी के लिए कैसा हो, समान हो। अब यही शब्द मेंस की परीक्षा में, यही शब्द से 3 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान को परिभाषित कीजिए या संविधान क्या है। तो संविधान को परिभाषित कीजिए या संविधान क्या है, इसको बड़े ही सरल शब्दों में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे हम? जब शब्द को 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं ना, जब शब्द को हम 2 या 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो शब्द अपने आप ही कुछ ना कुछ देने लगता है, कुछ ना कुछ जरूर देता है। मैंने आपको कहा इसे पढ़िए संविधान, तो 2 शब्द निकल के सामने आए कि समधन विधान, ऐसा विधान, ऐसा विधान, ऐसा कानून, ऐसे नियम, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जो सभी के लिए कैसे हो, सभी के लिए कैसे हैं, समान है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, संविधान। ये 3 नंबर का अपना क्वेश्चन बन गया। अब इस संविधान का प्रारंभ कैसे हुआ, इस संविधान की परिभाषा क्या है, भारत में ये संविधान लागू कब हुआ, ये सारी प्रोसेस हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने संविधान शब्द को समझा कि संविधान क्या है। ठीक है, सभी जानते हो, सबने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा है या नए सिरे से क्लासेस सारे स्टूडेंट पढ़ चुके हो, फिर भी एक नई सिरे से, नई तरीके से संविधान को पढ़ेंगे, इंटरटेन के साथ पढ़ेंगे, कोई बोरिंग नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम पॉलिटी बहुत बोरिंग लगती है, ऐसी है वैसी, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है तो वो यही है आपका संविधान। ठीक है, उसके बाद अब संविधान में हमें क्या क्या पढ़ना है, सोचो कैसे, क्या मतलब आवश्यकता, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। जब व्यक्ति को आवश्यकता होती है तभी कोई चीज निकल के आती है। तो हमारे देश में संविधान कब से बना, इसकी सोच कहां से आई, इसका पदार्पण कैसे हुआ, ये कैसे आया, कैसे बना, इसकी थोड़ी सी इतिहास की ओर हम और आप चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास को हम आपको ले जाते हैं कहां से, ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो आपको ये पता होगा कि भारत में विश्व मंच पर, पूरे यूरोपीय कंट्री में एक पुनर्जागरण हुआ था, और उस पुनर्जागरण में खासतौर से इटली पर हुआ था। इटली में जब पुनर्जागरण हुआ तो इटली में नए नए आविष्कार हुए, बौद्धिक चेतना का जन्म हुआ। जब बौद्धिक चेतना का जन्म हुआ तो नए नए आविष्कारों ने नए नए मार्गों की खोज की। अब जब नए नए मार्गों की खोज की, ऐसा नहीं है कि नए नए मार्गों की खोज करने से पहले हमारे यहाँ से विदेशों के साथ या यूरोप के साथ मार्ग नहीं थे, मार्ग थे, लेकिन जो नई सोच थी, नई खोज थी, उस जैसे मार्ग पहले वाले नहीं थे। ठीक है, पुनर्जागरण के बाद खोजों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और जब खोजों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो यूरोप में यूरोपवासियों ने व्यापार के दृष्टिकोण से कई रास्तों की खोज की और व्यक्तिगत मुनाफा कमाने लगे। अब ये कहानी संविधान से रिलेटिव नहीं है, लेकिन ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए इस कहानी को हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जब वो यूरोप के कई देश व्यापार के लिए अग्रसित हुए तो ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूरोप का एक पार्ट जो है वो ब्रिटेन भी है, तो ये सारे देशों में जब व्यापार की डेवलपमेंट होने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो जब व्यापार बढ़ने लगा तो यहाँ पर ब्रिटेन में भी लोगों ने सोचा कि जब इतना व्यापार, व्यक्तिगत मुनाफा लोग कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। 241 सदस्यों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया। क्यों किया? क्योंकि यूरोप की कंट्री पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार करने के लिए इतनी ज़्यादा अग्रसित हो गई
कि ब्रिटेन को भी लगा कि हम क्यों इस चीज के पीछे रहे, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी यूरोप के अन्य देशों की तरह व्यापार करना चाहिए। अब क्योंकि कंपनी में, किसी भी देश की कंपनी जब किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाती है तो उस देश की कंपनी को उस देश के प्रशासन की, जो भी हो, राजनीतिक मतलब लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, राजतंत्र हो, कुछ भी हो, वहाँ के प्रशासन की इजाजत लेनी पड़ती है। तो कंपनी के सदस्यों ने उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। कंपनी के सदस्य कहाँ पर पहुँचते हैं? ब्रिटेन की महारानी के पास पहुँचते हैं और महारानी जी से कहते हैं कि महारानी जी, हमें पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति चाहिए। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को महारानी विक्टोरिया या एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी भारत आई, पूर्वोत्तर देशों में गई, भारत भी आई, व्यापार किया। व्यापार करने के बाद कंपनी को ये लगा कि जितना फायदा हमें होना चाहिए उतना फायदा हमें नहीं हो पा रहा है, और जबकि वहां के कंपनी के जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को व्यक्तिगत फायदा बहुत ज्यादा हो रहा था, कंपनी को उतना फायदा नहीं हो रहा था। अब इस बात की, यह बात ब्रिटेन कंपनी के मालिकों को पता चली, कंपनी के कर्मचारियों को कितना फायदा हो रहा है और कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। इस बात का जब उन्होंने तालमेल बिठाया तो यह बात धीमे धीमे ब्रिटेन की महारानी तक भी पहुंच गई, क्योंकि यहां से वो पैसा लेते थे, कहाँ जाते थे? ब्रिटेन जाते थे, पैसा ब्रिटेन में मार्केट में आता था। यहाँ से बहुत ज़्यादा राजाओं महाराजाओं से बहुत घूस लेना, बड़े बड़े उपहार लेना, इसलिए कर्मचारी के जो कंपनी के जो व्यक्तिगत कर्मचारी थे वो कर्मचारी जो है वो दिन प्रतिदिन पैसे वाले बनते चले आ रहे थे, लेकिन कंपनी को जितने कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले थे उतने कंपनी के जो मेन प्रॉफिट है वो कंपनी को नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहां से ये बात पता चली। जब ये बात पता चलती है, ब्रिटिश सम्राट को पता चलती है, तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा कंपनी के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट ने कंपनी के लिए कुछ क्या बनाए? नियम बनाए। अब इन्हीं नियमों से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि का श्री गणेश हुआ। इन्हीं नियमों के माध्यम से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि का श्री गणेश हुआ। मतलब यही नियम वो आधार बने, वो मील का पत्थर बने, या वो एक ऐसा मार्ग बने जो 1935 में जाके जिसने हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को क्या किया? तैयार किया। ठीक है, तो ये कहानी संविधान के श्री गणेश की, ये कहानी थी संविधान के उस बीजारोपण की, उस सोच की, जो सोच आगे चलकर एक महापुरुष के माध्यम से या एक संविधान सभा के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मतलब सोच से वो आज मूर्त रूप लेके सामने आ गई। तो ये था उस वृक्ष का बीजारोपण, जिस वृक्ष के तले आज हमारा पूरा संपूर्ण देश जो है उस वृक्ष के तले संविधान के नियमों, कायदे, कानूनों में बंधकर अपने जीवन को अग्रसित कर रहा है। अब
ये तो थी वो कहानी जो संविधान की ओर हम और आपको ले चलती है। अब आगे की कहानी क्या है? संविधान में हमें और आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या करना है, इसकी ओर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस संविधान में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखना भारतीय इतिहास में भी वो टॉपिक है। जो हम इस संविधान का जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो भारतीय इतिहास में भी टॉपिक है, क्योंकि जब भारतीय इतिहास में मॉडर्न इंडिया आप पढ़ते हो और मॉडर्न इंडिया में जब आप स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ते हो तो वहां पर ये टॉपिक आपको मिलता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक जो है वो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या भारतीय संविधान की आधारशिला को रखने वाला टॉपिक है। उस टॉपिक का जो नाम है, पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। विकास, ये शब्द ही इस चीज को बताता है कि हम किसी भी काम को करने की प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कोई भी काम किस प्रकार से किया जाएगा, कोई भी काम हमें किस प्रकार से करना है, उस चीज के विकास के पथ पर हम किस प्रकार से अग्रसर हों, वो काम हमें इस पहले टॉपिक से ही पता चल जाएगा। अब इस विकास में है क्या क्या, तो इस विकास में वो नियम, वो रूल्स, वो रेगुलेशन है जो ब्रिटेन के ताज के द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा, ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा ये नियम बनाए गए थे। इन नियमों को हम दो पार्टों में डिवाइडेड कर देते हैं। अगर इन नियमों को हम दो पार्टों में डिवाइडेड करेंगे, ठीक है ना सर, दो पार्टों में डिवाइडेड करेंगे तो वो दो पार्ट हैं, एक है कंपनी के लिए नियम और दूसरा है भारत के लिए नियम। कंपनी के लिए नियम समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे कोई डाउट तो नहीं है जो अभी तक की कहानी में आप लोगों को लगा हो कि नहीं मुझे ये चीज समझ में नहीं आई? कमेंट कर दीजिएगा और आपके सारे कमेंटों का हम आगे चल के आपके सारे कमेंटों का अगली क्लास में सारे कमेंटों का जवाब देंगे। जो भी तुम्हारे प्रति कोई भी दिमाग में डाउट रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, जो चीज ऐसी, ध्यान रखना किसी भी विषय को यदि हम स्टोरी वाइज पढ़ेंगे ना तो स्टोरी हमारे दिमाग में फिट होती चली जाएगी। एक क्रम, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। पॉलिटी पढ़ने में इतना आनंद आएगा, सारे विषय पढ़ना भूल जाओगे। पॉलिटी पढ़ने में, संविधान पढ़ने में आपको इतना मजा आने वाला है बस। लेकिन जब तक क्लास है तब तक बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिए, कहीं मत जाइए, कहीं भटकाव की स्थिति नहीं रखिए, मनः स्थिति एकाग्रता के साथ आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वैकेंसियां जब आ जाएंगी तब इस क्लास का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, जब तक हम परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं तब तक हमें इस प्रकार की क्लास, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने घर पर रहकर, अपने माता पिता के संरक्षण में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर, परिवार के साथ एंजॉयमेंट करते हुए भी अपने को स्टडी से अलग नहीं करना है। क्योंकि यदि हम और आपने अपने को स्टडी से अलग किया, समस्याएं आ गई, तो समझ लेना कि हम उन बच्चों से पिछड़ जाएंगे या उन बच्चों से अलग हो जाएंगे जो बच्चे लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, समय कैसा भी हो, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति, हमारे अंदर लगन, हमारे अंदर एकाग्रता, हमारे अंदर जुनून, जो सबसे बड़ी चीज होती है जो व्यक्ति के अंदर हमेशा रहना चाहिए, वो है जुनून। यदि व्यक्ति के अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो परिस्थितियां चाहे जितनी विषम हो, आज नहीं कल कोरोना महामारी जानी ही जानी है। ठीक है, आज नहीं कल हमारे साथ साथ पूरे विश्व के वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बना ही लेंगे। लेकिन जब वैक्सीन बन जाएगी, जब महामारी जाएगी, तब हमें लगेगा काश हम इतने महीनों में अगर हमने लगातार निरंतरता के साथ यदि स्टडी की होती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। तो काश में नहीं छोड़ना कुछ भी, काश में हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, सारे कुछ काश नहीं। अगर जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हमें लगेगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया है, जो अपनों के साथ रहकर, घर में रहकर स्टडी की है और एक जुनून के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है,
लेकिन जीतेगा वही जो विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव सोच रखकर अपनी लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ अग्रसर होता रहेगा। कछुए की चाल चलो, खरगोश की चाल नहीं। जब खरगोश की चाल चलने का समय आएगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हर चीज में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। चलिए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हमने दो पार्टों में डिवाइडेड किया। दो पार्टों में डिवाइडेड इसलिए किया क्योंकि शुरुआत में ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटेन साम्राज्य के द्वारा या ब्रिटेन क्राउन के द्वारा जो नियम बनाए गए वो भारत के लिए नहीं थे। ठीक है, जो नियम बनाए गए वो भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। जब वो भारत के लिए नहीं थे तो फिर वो किसके लिए थे, वो कंपनी के लिए थे, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी भारत में आई थी, इसलिए वो नियम किसके लिए थे, कंपनी के लिए थे। लेकिन धीमे धीमे जब परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन के साथ जब ब्रिटेन की कंपनी जो है वो साम्राज्य निर्माता बन गई, हमारे बहुत बड़े भूभाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो फिर हमारे यहाँ एक विप्लव हुआ, एक महाविद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद जब समय परिवर्तित हुआ तो नीतियां परिवर्तित हुई। ब्रिटिश कंपनी को लगने लगा, ब्रिटिश ताज को लगने लगा कि नहीं, अगर हमने कंपनी के भरोसे भारत का साम्राज्य छोड़ा तो हमें भारत का साम्राज्य हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद जो रूल्स और रेगुलेशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए वो कंपनी के लिए नहीं थे, वो ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए थे। इसलिए हमने भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्टों में डिवाइडेड किया है। ठीक है, अब कंपनी के अधिनियम के माध्यम से कौन कौन से अधिनियम हैं जो हमें कंपनी के लिए बनाए गए, तो सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे 1784 का चार्टर एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे 1700 इंपोर्टेंट जो है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और उसके बाद पढ़ेंगे हम 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद हमारे 1857 में क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की कंपनी को पूरी तरीका से भंग कर दिया जाता है और भारत की पूरी बागडोर है जो सीधे सीधे ब्रिटेन की ताज या क्राउन या महारानी एलिजाबेथ, महारानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली जाती है। तो पहले तो ये हमें देखना है। उसके बाद 1858 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद परिषद अधिनियम। उसके बाद 1900 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत शासन 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसे ही मार्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1919 का, उसके बाद आएगा 1935 का। 1935 के अधिनियम में ही हम माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम में के समय ही हम आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि पूर्ति, संविधान सभा का गठन हुआ और किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो 1935 के भारत शासित अधिनियम तक हमें
1858 से लेकर 1935 तक के जो अधिनियम हैं, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए, वो सारे अधिनियम किसके लिए थे? भारत के लिए। ठीक है, भारत के लिए कौन से भारत के लिए? उस भारत के लिए जो ब्रिटिश अधिकृत था, वो भारत नहीं जहां पर छोटी छोटी हमारी रियासतें थी, उस भारत के लिए नहीं, वो क्षेत्र जो ब्रिटिश अधिकृत भारत के नाम से जाना जाता था, उस ब्रिटिश अधिकृत भारत के लिए ये सारे नियम बनाए गए। और 1900 यहाँ तक 1857 की क्रांति तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र जो थे, वो भारत का बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ा एरिया या बहुत डेवलप एरिया इन द सेंस बंगाल का लगभग बंगाल का एरिया। ठीक है, तो पूरा बंगाल आ चुका था, पूरा बम्बई आ चुका था, पूरा बिहार आ चुका था, आपका उड़ीसा आ चुका था, आपका मतलब बहुत बड़ा एम्पायर। क्योंकि उस समय जैसे कि आज हम भारत में डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे डेवलप जो है वो महाराष्ट्र या मुंबई को माना जाता है, उसके बाद दिल्ली को माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई जो है वो आर्थिक नगरी है, मतलब हमारी आर्थिक राजधानी है, कैपिटल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी की राजधानी है। उसी तरह से उस समय जिस समय ब्रिटिश आधिपत्य था, जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय आर्थिक रूप से जो जाना जाता था वो बंगाल को माना जाता सबसे उन्नतशाली। मतलब बंगाल के बारे में कहानी का प्रचलन था कि जितने भूभाग में एक हाथी बैठ सकता है बंगाल की सरजमी पर, उतने भूभाग में उन्नतशील भूमि में 7 सदस्यीय परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए कि वहां पर किस प्रकार से मतलब कितनी उर्वरक शक्ति होगी। जमीन भी डेवलप थी और एरिया भी बहुत अच्छा था, और वहां पर मुगल एम्पायर का जो शासन था, वहां पर शासक कमजोर थे, इसलिए बंगाल पर आधिपत्य स्थापित करके कलकत्ता जैसे शहर की स्थापना की गई, और कलकत्ता को 1911 तक ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र की राजधानी के रूप में रखा गया। तो ये सारी चीजें बात की चीजें हैं, अभी हमें इन सारी चीजों पर डिस्कशन नहीं करना है। अभी 1935 तक हम जब पहुंचेंगे या 1909 से हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम टच लेते हुए चलेंगे। एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे आपको मार्ले मिंटो सुधार की, मतलब मार्ले और मिंटो की जो ट्विनिंग थी उसकी किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम जो है वो बहुत भयंकर होगा। और परिणाम बहुत भयंकर हुआ, भारत में राजनीतिक चेतना आई, भारतीय लोगों ने अपने अधिकार को समझा, लेकिन अत्याचार भी उन्होंने बहुत किए, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर हुआ। और इस परिणाम के तहत ही हमें 1947 में हमारे देश को सुकून की आज़ादी की सांस जो है वो लेने का हमें मौका मिला। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के लिए नियमों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हमें देखिए, चार्टर तो बहुत हैं, नियम तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, हमें पढ़ना उतना है जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है। जहां जो होगा वहां जिस पॉइंट की आवश्यकता होगी, पीटी में और मेंस में दोनों में मैं सारे पॉइंटों का आपको क्या करूंगी, डिस्कशन करूंगी, सारे अधिनियम बताऊंगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य है, वो सारे यही है। पहला अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखना, चीजें महत्वपूर्ण कब हो जाती हैं, जब महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जब कोई भी नियम बने, भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके बाद आज तक मतलब 2019 तक भी या 2020 तक भी कांग्रेस के अधिवेशन चलते रहते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्रता के बाद के कांग्रेस के अधिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं है ना। स्वतंत्रता के पहले भी सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जहां से परिवर्तन की, भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से जहां से परिवर्तन की संभावना में देखी गई, वो सारे अधिनियम आपको पढ़ाए जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। ठीक है ना। ये संविधान का पहला टॉपिक है। ठीक है,
सारे अधिनियम पढ़ने के बाद उसके बाद फिर हम लोग मिलकर जब हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे, 1935 के अधिनियम से पहले हम आपको 1935 के अधिनियम के बाद फिर हम आपको संविधान सभा पढ़ाएंगे। संविधान सभा के बाद जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो माउंटबेटन योजना हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, जितने भी मिशन आए हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, वो सारी योजनाएं बन भाई बन हम आपको पढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला टॉपिक है। अगर हम इसके बाद दूसरा टॉपिक, इसके बाद यदि हम दूसरा टॉपिक लेंगे ना, तो दूसरा टॉपिक आपका वही है जो आप बोल रहे हो, संविधान सभा। ठीक है, दूसरा टॉपिक संविधान सभा है। जब संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, संविधान सभा में सदस्यों का चयन हो जाएगा, संविधान सभा में कितने सदस्य कांग्रेस से थे, कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे, कितने सदस्य निर्दलीय थे, कितने सदस्य सिख समुदाय से थे, कितने सदस्य हरिजन समुदाय से थे, कहाँ कहाँ से कौन आया था, ये सारी चीजें बताएंगे। कितने सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ये सारी चीजें हम आपको संविधान सभा के टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अभी हमें भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ना है। अभी जब संविधान सभा पढ़ लेंगे तब फिर अपने संविधान को लिखने की बारी आएगी। जब हमारा संविधान लिखा जाएगा तब हम संविधान लिखने से पहले हमारे संविधान विशेषज्ञ जो है, हमारी संविधान सभा जो है, वो 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन करेगी। बताएंगे किन किन देशों के संविधान का गहन अध्ययन करेगी। गहन अध्ययन करने से क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी ये तो एक बेस है, वो प्लेटफॉर्म है जिसे हम दे रहे हैं, वो एक आधारशिला है दिमाग में बैठाने की कि हम संविधान को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। वो पृष्ठभूमि है संविधान की, जो पृष्ठभूमि को हम निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो पृष्ठभूमि है संविधान की। अभी संविधान नहीं है, अभी संविधान लिखा नहीं गया। जब तक संविधान लिखेगा फिर हम आपको संविधान का पेज नंबर पहला खोल के बताएंगे, फिर हम आपको संविधान की प्रस्तावना की ओर ले जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना की सोच को बताएंगे कि क्या सोच के इस प्रस्तावना को रखा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बाद फिर भी संविधान का मेन टॉपिक पे नहीं आएंगे, फिर हम संविधान की विशेषताएं बताएंगे। कहते हैं ना मेंस में एक टॉपिक बनता है, भारतीय संविधान बहुत लचीला है, व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान क्या मांगे का थैला है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का सामंजस्य स्थापित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो ये सारे टॉपिक जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है, जो सारे डाउट जो है, वो एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर कराए जाएंगे, जिससे कि आपको बिना कुछ किसी की गाइडेंस के मेंस में सारे क्वेश्चन आंसर लिखने की आदत पड़ जाए। ठीक है ना। पीटी पढ़ो लेकिन दिमाग में मेंस को रखो, क्योंकि पीटी केवल क्वालिफाई है, सभी जानते हो, मेंस ही सब कुछ है। तो जब हम आपको कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे तब हम 50-50 शब्दों में आपसे क्वेश्चन भी बताएंगे, उसकी फ्रेमिंग भी बताएंगे। चिंता मत करो, क्वेश्चन भी बताएंगे और उसकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी बताएंगे। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ, धैर्यता के साथ आप पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में कैच करके चलिए, क्योंकि यही स्टोरी जो है वो आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। क्योंकि आपके सवाल रहते हैं ना, मैम फ्रेमिंग कैसे करें क्वेश्चन की, मैम फ्रेमिंग करना नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैडम क्वेश्चन आंसर तो आता है लेकिन क्वेश्चन लिखना नहीं आता, शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत बेटा इसी स्टोरी से होगी। बस इसी स्टोरी को आप सुनते रहिए, बिल्कुल सुनते रहिए आराम के साथ। ठीक है, जब आप स्टोरी को सुनेंगे तो दिमाग में सारी चीजें एक पिक्चर की जैसे आपके दिमाग में फीड होती चली जाएंगी। और जब पिक्चर फीड होती है ना, हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, तो 3 घंटे की मूवी में एक पूरी मूवी याद हो जाती है, कब किस स्टेप के बाद क्या हुआ था। तो उसी प्रकार से जब हम संविधान को पढ़ेंगे ना, तो स्टेप टू स्टेप पूरा संविधान आपको ऐसा लगेगा कि संविधान में तो कुछ है ही नहीं, संविधान जितना सरल सब्जेक्ट ही नहीं है। संविधान तो एक कहानी है जिसे आज तक आप लोगों ने नहीं सुना था। संविधान में जब हम संविधान की सोच बताएंगे ना, संविधान का जो पहला पेज बताएंगे, संविधान की सोच बताएंगे, जो केस है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, मिर्लवा मिन्स केस है और आपका शंकरी प्रसाद का केस है। एक इतनी नेचुरल कहानी हम आपको सुनाएंगे कि ये जो सारे केस हैं, जो सारा तामझाम है, वो दिमाग से बाउंस हो जाता है।
ये क्या है केस, क्या है भारत संघ, ये सारे केस तुम्हें इतने सरल, इतने इजी, इतने आराम से लगने लगे। अच्छा इस कारण से ये केस हुआ था, अच्छा संविधान में भी राजनीति आ जाती है, अच्छा संविधान में भी मतलब जिसके शासन तंत्र होता है वो संविधान पर हावी हो जाता है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो है वो धीमे धीमे हम आगे आगे करते चले जाएंगे। विषय की ओर अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा जो पहला नियम है 1773 का रेगुलेटन एक्ट, इस 1773 के रेगुलेटन एक्ट को हम पीटी प्लस मेंस के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर यहां तक? देखते हैं 1773 का रेगुलेटन एक्ट। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। 1773 के रेगुलेटन एक्ट की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था ना? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सदस्य थे 214 सदस्यों के साथ, नहीं 217 थे, 217 सदस्यों के साथ, मतलब वो नहीं था कि एक कंपनी का एक ही मालिक होगा, बाकी सारे कर्मचारी होंगे, नहीं ऐसा नहीं था। 217 लोगों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया था, ठीक है। अब इस 217 लोगों ने मिलकर जब कंपनी का गठन किया तो ये लोग कहाँ पहुंचे? ये लोग पहुंचे भाई साहब एलिजाबेथ के पास। उन्होंने कहा महारानी साहिबा हमें 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की इजाजत दीजिए, ठीक है। एलिजाबेथ ने एक परिषद का गठन किया। एलिजाबेथ ने एक परिषद का गठन किया जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया। जिसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा गया। इस परिषद में जो सदस्य थे वो 217 थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो सदस्य थे वो कितने थे? 217। वही सदस्य थे जिनके शेयर लग करके, जिनका पैसा लग करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है। अब इन्हीं सदस्यों में से 1 साल के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी इसे ही निदेशक मंडल के नाम से जाना जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का गठन किया गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में कौन सदस्य थे? ध्यान रखना, फिर से समझ लीजिए। पृष्ठभूमि यह है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 217 सदस्यों के सहयोग से हुई। 217 सदस्य मतलब शेयर होल्डर थे। जो 217 सदस्य जो थे वो कंपनी के शेयर होल्डर थे। ये सारे शेयर होल्डर पहुंचते हैं किसके पास? ये सारे शेयर होल्डर पहुंचते हैं एलिजाबेथ प्रथम के पास। एलिजाबेथ प्रथम से कहते हैं कि महारानी मुझे पूर्वोत्तर देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत दीजिए। महारानी पूर्वोत्तर देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की इजाजत दे देती है। और जब 15 वर्षों के लिए इन्हें व्यापार करने की इजाजत मिल जाती है तो महारानी के द्वारा एक परिषद का गठन किया जाता है और उस परिषद को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? जिसमें बेटा 217 सदस्य होते हैं। अर्थात वही सदस्य होते हैं जिनका शेयर जो है या जिनकी पूंजी जो है वो कंपनी में लगी हुई होती है। समझ में आया? ठीक है ना, कंपनी में लगी हुई होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इसी कंपनी ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के 217 सदस्य में ही जिनकी पूंजी 500 पाउंड से ज़्यादा होती, 500 पाउंड तक होती थी, उन्हें ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का सदस्य, उनके चुनाव के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी का सदस्य बनाया जाता था। मतलब
जिनकी पूंजी 500 पाउंड जिनकी पूंजी 500 पाउंड से कम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर यहां तक? जिनकी पूंजी 500 पाउंड तक है वो अपने ही सदस्यों में से सदस्यों को का चयन करेंगे। कहां पर करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में सदस्यों का चयन करेंगे। क्लियर? इन सदस्यों का, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी में जो सदस्य है इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता था और एक उपाध्यक्ष होता था, जिनका कार्यकाल कितना होता था? जिनका कार्यकाल बेटा होता था 1 वर्ष। कार्यकाल कितना होता था? 1 वर्ष होता था। ठीक है, अब इतना समझने का पूरा प्रयत्न करना। कंपनी भारत पहुंचती है, व्यापार करती है, सब कुछ करती है, लेकिन कंपनी घाटे में जाती है और कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो फायदे में जाते हैं। कितनी अच्छी कहानी है। कंपनी घाटे में जा रही है लेकिन कंपनी के कर्मचारी कैसे हैं? फायदे में जा रहे हैं। अब जब कंपनी घाटे में जा रही है तो ये बात ब्रिटेन पहुंचती है और ब्रिटेन पहुंचने के बाद जो है वो ये बात जो है वो कहां पर तक पहुंच जाती है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी पहुंच जाती है। और जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये बात पहुंचती है तो वहां के एक सदस्य होते हैं जिनका नाम होता है नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का नाम होता है बेटा गुप्त कमेटी या गुप्त समिति। ठीक है, गुप्त समिति जब बनाई जाती है तो फिर गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। हो गया क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1773 का जो रेगुलेटन एक्ट आया बेटा वो केवल भारत के लिए नहीं आया। दो नियम बने, मतलब 1773 के रेगुलेटन एक्ट में जो परिवर्तन हुआ वो भारत के साथ साथ कहां पर हुआ? इंग्लैंड में भी परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड में आप कहोगे मैडम भारत में तो कंपनी थी सो परिवर्तन हुआ, इंग्लैंड में क्या परिवर्तन हुआ? इंग्लैंड में परिवर्तन हुआ कंपनी के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो रूल्स थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो रेगुलेशन थे, वो रूल्स और रेगुलेशन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। अब इस परिवर्तन को हम 1773 के रेगुलेटन एक्ट को हम भारतीय परिप्रेक्ष्य और इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ? बोलो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब सबसे पहले इसे यहां लिख देते हैं। (1773) भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो 1773 का, तो आप ये देखिए कंपनी आई भारत में। ठीक है, कंपनी के आने के बाद भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी जो कंपनी के नियंत्रण में थी। एक तो कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। मुंबई नहीं थी, ध्यान रखना, मुंबई बहुत बाद में बनी है, पहले बम्बई थी। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर था, यहां पर भी गवर्नर था और यहां पर भी गवर्नर था। बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, ये अपने आप में स्वतंत्र थे। मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, ये अपने आप में स्वतंत्र थे। बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, ये अपने आप में स्वतंत्र थे। किसी को किसी की बात से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मैंने आपको बताया, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग थे। लेकिन 1773 रेगुलेटन एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया।
बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। आपको पता होगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए फिलहाल में 2 मिनट का समय अपना और है, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद फिर 1773 का रेगुलेटर एक्ट जो है वो आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भी जितने रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो समझाए जाएंगे। उसके बाद ब्रिटिश परिप्रेक्ष्य में जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए होंगे, जो परिवर्तन हुआ होगा वो समझाया जाएगा। यहाँ पर 1 मिनट समझ लीजिए कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इसके लिए इस गवर्नर के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। इस परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, इस परिषद में 4 सदस्य थे। उन चारों सदस्यों के नाम, उन चारों सदस्यों का बायोडाटा, उन चारों सदस्यों की कहानी, इस बारे में डिटेल जो है वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है वो मद्रास व बम्बई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। आज तक के लिए इतना ही, अब बाकी का होगा बेटा आपका कल। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।